गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या क्या देख लिया, वर्किंग देख ली थी, बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बात कर ली थी, केसिंग के बारे में बात की थी, किस किस तरीके की केसिंग यूज होती हैं, कैसे कैसे इम्पेलर्स यूज होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉसेस और इफिशियंसीज के बारे में बात की थी। ठीक, और जब कभी भी हम लोग लॉसेज और इफिशियंसी की बात कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये किस लिए की जाती है, ये न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए होती है। किसके लिए होती है, ये न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए होती है। ठीक है, जब भी हम लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए होती है, ये न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए होती है। क्लियर। तो अब बात करने जा रहे हैं कि और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज है अगली हमें बात करनी है मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड। हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारा रोटर रोटेट कर रहा होता है लेकिन वाटर हमें अवेलेबल नहीं होता, फ्लो जो डिस्चार्ज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल हेड डेवलप होता है पंप में, क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल हेड डेवलप होता है पंप में वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी ओमेगा, या क्योंकि हम लोगों ने देखा था एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, फोर्स तो सिंपली यही है, तो हेड भी इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि ये सिंपली ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और ओमेगा है क्या, सिंपली यहां से 2πn/60, यानी मैं कह सकता हूं कि आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। जो ये सेंट्रीफ्यूगल हेड है आपका जो डेवलप हो रहा है किस पे डिपेंड करता है, आपके पंप की आरपीएम पे डिपेंड करता है। यानी आपको यदि डिस्चार्ज चाहिए तो आपके लिए मिनिमम एक सेंट्रीफ्यूगल हेड की जरूरत पड़ेगी। ये मिनिमम सेंट्रीफ्यूगल हेड या कहो मिनिमम स्पीड की जरूरत पड़ने वाली है। इससे पहले क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा आपका किस में जाता है, फ्रिक्शनल लॉसेस में जाता है। किस में जाता है, फ्रिक्शनल लॉसेस में। तो जब कभी फ्रिक्शनल लॉसेस को एस्टिमेट करने की बात आएगी तो कम से कम इतनी चीजों की तो आपको जरूरत होनी चाहिए। क्लियर। तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल हेड है वो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। तो वो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने जब बात की थी मैंने कहा था टोटल जो एनर्जी है कन्वर्जन है वो हम लोगों ने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस बी1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर माइनस यूएन स्क्वायर अपॉन 2g और साथ में br1 स्क्वायर माइनस br स्क्वायर अपॉन 2g। यहां पे मैंने तीन टर्म देखे थे। ये टर्म सिंपली पहला टर्म क्या बता रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। और ये चेंज इन स्टैटिक प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा था, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा था। क्लियर। वही जो ये तीसरा टर्म है ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये क्या बता रहा था, यही वो टर्म था जो कह रहा था चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। क्या बता रहा था, ये ब्लेड वेलोसिटी वाला ही कंपोनेंट जो है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के लिए होता है। यानी आपका सेंट्रीफ्यूगल हेड किस पे डिपेंड करेगा, यानी यहां पे आपकी चेंज इन ब्लेड वेलोसिटी की वजह से जो आपका हेड जनरेट हुआ है उसी की वजह से ही तो आएगा। ठीक, यानी मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जो की वजह से जो प्रेशर हेड चेंज हो रहा है इसको कम से कम कितना होना चाहिए, चेक करिए। यानी मुझे ये टर्म चाहिए कि ये कम से कम ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल हेड को जनरेट करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक, तो ये टर्म मेरा कम से कम कितना होना चाहिए, ये मस्ट बी होना चाहिए हमारे कितने, मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर। यानी मैनोमेट्रिक हेड में जिसमें हमने लॉसेस को भी अकाउंट कर रखा था। ठीक, क्लियर। तो ये टर्म ये जो सेंट्रीफ्यूगल हेड है कम से कम कितना होना चाहिए, हमारे मैनोमेट्रिक हेड से बराबर या बड़ा होना चाहिए, तभी आपको वाटर सप्लाई मिलेगी। ठीक है। अब यहां से u बराबर मैं जानता हूं u बराबर सिंपली पाई dn अपॉन 60 यानी इसका स्क्वायर माइनस पाई d1n अपॉन 60 इसका स्क्वायर अपॉन 2g इज ग्रेटर आर इक्वल टू hm कर दीजिए। ठीक है। क्लियर। यदि आपको डाया इंपेलर्स के पता है, आउटर और इनर डाया आपको पता है, क्लियर, तो निश्चित तौर पे आप यहां से क्या गेन कर सकते हैं, आप यहां से एक स्पीड गेन कर पाएंगे। क्या गेन, यहां से आपको वो मिनिमम जो स्पीड मिल जाएगी। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें सिंपली
क्लियर क्लियर। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाने वाली है, एक मिनिमम स्पीड मिलने वाली है इस इक्वेशन से। और जो ये स्पीड मिलेगी यह क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, यही मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। तो ये इक्वेशन दो तरीके से काम करती है। एक यहां पे ये एक तो आपको स्पीड देने का काम कर सकती है यदि आपको डाया गिवन है, इफ डाया ऑफ इम्पेलर्स आर गिवन, इफ डाया ऑफ इम्पेलर्स आर गिवन, यदि आपको डाया गिवन है तो आप इसी इक्वेशन को यूज करके सिंपली क्या कर रहे हैं, पाई d1 n अपॉन 60 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस पाई dn अपॉन 60 का होल स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2g और इसको बराबर कर देंगे हम HM की। ठीक, तो यहां से आपको एक तो ये मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड दे देगा। क्लियर। दूसरी, यदि ऐसी बात हो जाए कि आपको n गिवन हो, क्या गिवन हो, इफ n गिवन होगी, कई बार क्या करता है आपको स्पीड आरपीएम में गिवन कर देगा, आपको एक डाया भी आउटर या इनर आउटर डाया दे देगा और आपसे पूछेगा लीस्ट डाया ऑफ इम्पेलर। जब आपको n और d1 की वैल्यू गिवन करके आपसे लीस्ट डाया ऑफ इम्पेलर की बात करेगा, यानी आपके इम्पेलर का जो मिनिमम डाया होगा, जो इनर डाया होगा वो कितना होगा, तो आप इसी इक्वेशन का यूज करके वहां से आप लीस्ट डाया ऑफ इम्पेलर की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, लीस्ट डाया ऑफ इम्पेलर की भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको HM पता होगा, D1 और N पता होगा और सिर्फ क्या बचेगा, आपका D ही एज अ अननोन बचेगा। क्लियर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिंपली जो सेंट्रीफ्यूगल हेड, जो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन वाला टर्म है, इसको ही सिंपली मैं HM के बराबर करके दो काम कर सकता हूं। एक तो अपना क्या गेन कर सकता हूं, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड गेन कर सकता हूं या लीस्ट डाया भी गेन कर सकता हूं। क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि हमें यदि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड की बात करनी है तो मुझे इस इक्वेशन को यूज करना है। क्लियर, सिंपली क्लियर। अब और इसके बाद बात करते हैं और क्या करता है। तो आपको कई बार आउटसाइड यदि डाया गेन करना है तो दूसरा तरीका भी गिवन करता है। आउटसाइड डाया यदि d1 निकालना है तो एक तरीका ये भी है कि आप u1 बराबर पाई d1n अपॉन 60 यूज कर लीजिए। क्लियर। फिर इसके बाद आपको पता है कि u किसके बराबर होता है, ku अंडर रूट 2ghm। सिंपली क्या है, जो हम लोग 2gh यूज करते थे, अब हमारा यहाँ पे वहां पे वो h क्या होता था, ग्रॉस हेड होता था टरबाइन के केस में। टरबाइन के केस में यहाँ पे जो h यूज होता था वो क्या होता था, ग्रॉस हेड। तो उसको रिप्लेस कर देना है अब हम लोगों को मैनोमेट्रिक हेड से, क्योंकि अब मैनोमेट्रिक हेड ही सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या होने वाला है, हमारा ग्रॉस हेड की तरह काम करने वाला है। क्लियर। तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आप बराबर कर दीजिए। क्लियर। u1 पाई d1 अपॉन 60 और u ku अंडर रूट 2ghm। तो यहां से आपको एक डाया d1 मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए, पाई dn अपॉन 60 और ku अंडर रूट 2ghm। यहां से आपको जो एक डाया मिलेगा, आउटसाइड डाया आपको यहां से गिवन कर सकता है। ठीक है। अब यदि आपको आउटसाइड डाया मिल गया तो आपका अगला काम होगा इनलेट डाया की ओर। तो इनलेट डाया दो तरीके से आपको निकाला जा सकता है। एक तो आप एम्पिरिकल रिलेशन भी यूज करवा सकता है कि डी आपको इनलेट डाया में कोई रिलेशन बता दे कि ये 2/3 से ये 1/3 d1 होगा, या कुछ नहीं दिया है तो फिर मैं 0.5 d1 यूज कर लूंगा कि हमारा जो इनलेट डाया है वो हमारे आउटर डाया का हाफ है। ठीक है, ये एम्पिरिकल रिलेशन हो सकता है। या फिर मैंने बताया लीस्ट डाया कंसेप्ट यूज कर लीजिए। आपको d1 पता ही है, आप यदि उसने कह दिया लीस्ट डाया, कम से कम डाया की यदि बात कर दे, तो कम से कम डाया की यदि बात कर दे तो आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और सिंपली यहां से भी आप अपना d निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको d1 और n उस कंडीशन में वो गिवन करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से, इसके अलावा और यदि कुछ इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है तो और क्या किया जा सकता है कि सिंपली आपसे ये पूछ सकता है कि आपके डिस्चार्ज पे या सक्शन पाइप पे जो डिस्चार्ज होने वाला है उसके बारे में बात कर सकता है।
तो यदि सक्शन साइड की बात करते हैं, सक्शन साइड डिस्चार्ज की बात करनी है, तो क्या हमें पता है QS बराबर होगा AS इंटू BS, जहां पे S क्या है, एरिया ऑफ सक्शन पाइप है, और VS क्या है, वेलोसिटी इन सक्शन साइड है। क्लियर। और यदि डाया आपको गिवन है पाइप का, यदि DS आपको डाया ऑफ सक्शन पाइप गिवन कर दे, डाया ऑफ सक्शन पाइप यदि आपको गिवन कर दे, तो आप सिंपली यहां से क्या QS यदि आपको गिवन है तो π/4 DS स्क्वायर इंटू BS। ठीक, इस इक्वेशन का यूज करके या तो आप सक्शन वेलोसिटी आपसे निकलवा सकता है, या फिर आपसे डिस्चार्ज पूछ सकता है, या फिर DS पूछ सकता है। सिमिलर कंसेप्ट आपको डिलीवरी साइड में भी यूज करवा सकता है। आपको डिलीवरी साइड में आपको यदि सिमिलर कंसेप्ट यूज करना है तो ये QD बराबर सिंपली AD इंटू BD का यूज कर लीजिए। ठीक, और सेम इसी तरीके से कि यदि आपको डाया गिवन करेगा तो आप वेलोसिटी गेन कर लेंगे, या आपको एरिया या डिस्चार्ज गेन करवाएगा यदि बाकी चीजें गिवन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको न्यूमेरिकल साइड्स के लिए जाननी होती हैं। क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या बात कर ली कि न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए क्या क्या और अदर चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एफिशिएंसी के अलावा। ठीक, और एक बात करते हैं कि आप अपने पंप को क्या किसी भी हाइट से आप वाटर उठा सकते हैं? क्या आप अपने पंप से किसी भी हाइट से वाटर उठा सकते हैं? क्या किसी भी तरीके की आपकी सक्शन लिफ्ट या डिलीवरी लिफ्ट आपकी इफेक्ट नहीं डालेगी? तो इसमें भी कैविटेशन इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है। आप देखते हैं कई बार आपकी सक्शन पाइप की लेंथ यदि ज्यादा लंबी होती है, या आपकी सक्शन जो संप है आपका वो ज्यादा दूरी पे यदि होता है, तो आपको वाटर नहीं मिल रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। जरा गौर से देखते हैं कि ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है मान लीजिए, ठीक है, ये किसी जगह पे डिस्चार्ज करेगा। ठीक, और यहां पे आपकी इनलेट से एक स्ट्रेनर लगा होता है और ये वॉल्व लगा होता है, ये तो आपको पता है। तो संप से जो ये सेंटर पॉइंट से ये हाइट है, इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारी HS है, यानी सक्शन लिफ्ट है। ठीक, तो क्या ये कुछ भी हो सकती है, चाहे कितनी दूरी तक ले जाऊं? नहीं, हमने देखा है कि यदि इसकी लेंथ आप ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो क्या हो जाता है, ये निश्चित तौर पे क्या हो जाती है, आपका वाटर सप्लाई रुक जाती है। ठीक, तो ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या कारण पड़ जाता है? आप सक्शन लिफ्ट को इंक्रीज कर देते हैं या आपकी सक्शन पाइप की लेंथ इंक्रीज कर जाती है, तो ये आपको यहां से डिस्चार्ज देना बंद कर देता है। क्या कारण हो जाता है? तो जरा देखते हैं कि मैंने बताया कि यदि मान लीजिए ये आपका संप है, संप इस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर गेन किए हुए है, इसका जो टेम्परेचर है वाटर का ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पे जो प्रेशर है ये क्या है, प्रेशर इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे पता है कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पे आपकी बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो आपका निश्चित तौर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैविटेशन इफेक्ट कब अगर करता है? जब आपका वेपर प्रेशर और ये आपके प्रेशर की कंडीशंस एग्जैक्टली मैच कर जाती हैं, तो आपका क्या हो जाता है, वेपर कन्वर्ट हो गई होगी, यही तो हुआ होगा। तो मैं जानता हूं कि यदि इस समय एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। अब लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, आपका सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। आपने स्टीम टेबल देखी है, तो स्टीम टेबल में जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, आपका सैचुरेशन टेम्परेचर भी उसी तरीके से इंक्रीज करता है। और सैचुरेशन टेम्परेचर तो आपको पता है ना कि यदि मान लीजिए, यदि बॉइलिंग पॉइंट को आप सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि मान लीजिए आप एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने हीट सप्लाई प्रोवाइड की, ठीक, तो ये कंटेनर यदि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाएगा इस पूरे लिक्विड का, तब तक यहां पे बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, यानी वेपराइजेशन नहीं अकर करेगा। क्लियर? ये कंडीशन यदि यहीं पे यदि 2 एटमॉस्फेरिक हो जाए, तो ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, मतलब एक डाटा समझने के लिए। क्लियर? ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यदि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो ये टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर 170 भी हो सकता है।
ठीक, वही उल्टा यदि देखा जाए तो यदि इसमें 0.5 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यदि आपने प्रेशर को घटा दिया 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकती है। तो मैं जानता हूं कि जो प्रेशर और जो ये हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है हमारा, यदि आपने कर्व देखा होगा तो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, यहां से आपकी ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती हैं, ठीक, इस तरीके से ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, और हर एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए ये सैचुरेशन टेम्परेचर हुआ करते थे, ठीक। यदि यहां पे प्रेशर देख रहे हैं आप कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो उसी हिसाब से आपका टेम्परेचर भी शिफ्ट करता है। यानी मैं यदि इसको एक सिंपल बेसिस में देखूं तो एक जनरल ग्राफ यदि मैं P और T के बीच में देखना चाहूं तो ये कैसा होगा, निश्चित तौर पे इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। कैसा होगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना हो, ठीक है, ये ठीक, यहां से भी देख सकते हैं कि PV बराबर RT। यदि आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यदि एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया आपने, ठीक, आपने ये आपका कांस्टेंट ही होता तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहां से दिखाई दे रहा है। तो ये एक कैसा है, आपका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा आपका टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा आपका सैचुरेशन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यानी क्लियर है कि इतनी बात क्लियर है कि निश्चित तौर पे आपके प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉइलिंग कब करेगी, यानी आपका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा। इसीलिए जैसे आप लोग बात करते हैं कि हिली एरियाज में खाना देर से क्यों पकता है, उसका या कच्चा रह जाता है, क्यों, उसका रीजन यही होता है कि हिली एरियाज में क्या हो जाता है, वहां पे प्रेशर कम है। हिली एरियाज पे यदि प्रेशर कम है तो जब प्रेशर कम होने की वजह से मान लीजिए यहां पे प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक है किसी हिली एरिया में, तो वहां पे जो TS सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो मान लीजिए 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो जरा चेक करिए वहां पे क्या होगा कि आपका जो हीट कंटेंट है जो आपके फूड पार्टिकल में ऐड होने वाला है, जो हीट कंटेंट है आपका जो फूड पार्टिकल में, यानी यदि यहां पे चेक करिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देना पड़ रहा था तो आपको ज्यादा हीट ले रहा था, आपका जो फूड पार्टिकल था बॉइलिंग से पहले ज्यादा हीट गेन कर रहा था। लेकिन वहीं पे यदि आपने प्रेशर रिड्यूस कर रखा है यानी हिली एरियाज पे पहुंच गए हैं तो वहां पे आपका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, कम है, यानी कम हीट कंटेंट पे ही वो बॉयल करना शुरू कर देता है। और जब बॉयल करना शुरू कर देता है कम हीट कंटेंट लेकर ही, तो क्या हो जाता है, खाने में वो जो उसे हीट रिक्वायर्ड थी फूड पार्टिकल्स को आपको वो सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक, वो उसमें एक्वायर्ड नहीं होती, इसीलिए वो क्या रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, ठीक। तो सेम इसी प्रिंसिपल को यहां पे जरा देखते हैं। मैंने कहा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे जरा चेक करिए आपका जैसे ही इंपेलर रोटेट करेगा यहां पे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम। क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम। यानी आपका यदि वाटर यहां की ओर जाना है तो आपका प्रेशर निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। फ्लो तो आपका क्या, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाएगा, फ्लो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही अगर करने वाला है, ठीक। तो यानी आपका प्रेशर निश्चित तौर पे वैक्यूम होने वाला है। जरा इसको और समझ लीजिए इधर कि आपका यदि मैं प्रेशर स्केल बनाता हूं तो ये सबसे पहले आपने पढ़ी होगी, ये एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल है। क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन होती है, ठीक है। और यहां से जो प्रेशर होता है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। इस और यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन से ये वैल्यू हमें पता है कि ये लगभग ये होती है 101.3 किलो पास्कल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन की बात करते हैं, ठीक। यानी मैं एब्सोल्यूट प्रेशर से यदि 101.3 किलो पास्कल पे हूं, यानी इस जीरो लाइन से ये है मेरा एब्सोल्यूट वैक्यूम, यहां इससे नीचे प्रेशर नहीं हो सकता, ठीक। तो इस जीरो लाइन से यदि मैं 101.3 किलो पास्कल पे हूं तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हूं, ठीक, क्लियर। अब जरा चेक करिए
इसके बाद एक टर्म आपने सुना होगा गेज प्रेशर। क्या कि यदि मैं अपना मेजर करने का क्या डाटम चेंज कर दूं, यानी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल से यदि प्रेशर को मेजर करूं, यानी यहां से मैं कह रहा हूं कि यदि मैंने कोई वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बता रहा हूं कि मेरा जो गेज प्रेशर है, मान लीजिए उसने बताया 20 किलो पास्कल है। क्या है जो गेज प्रेशर है, ये क्या बता दिया उसने, गेज प्रेशर। जो आपकी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती हैं जनरली वो क्या मेजर कर रही होती है, गेज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे की वैल्यू बताती हैं। ठीक, तो यदि उसने 20 किलो पास्कल गेज प्रेशर कहा तो मुझे क्या पता चलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। ठीक, तो जरा चेक करिए, तो मुझे यही एब्सोल्यूट प्रेशर यदि बताना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस गेज प्रेशर होना चाहिए, यानी ये एब्सोल्यूट प्रेशर कितनी पे है, 121.3 किलो पास्कल पे होगा। ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक, ये तो था पॉजिटिव गेज प्रेशर। वहीं पे यदि उसने कह दिया कि 20 किलो पास्कल आपका 20 किलो पास्कल क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। कैसा है, वैक्यूम प्रेशर है 20 किलो पास्कल। ठीक, जैसे ही उसने वैक्यूम कहा तो वैक्यूम का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब आप नीचे की ओर आए हैं। क्या है वैक्यूम प्रेशर का मतलब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका प्रेशर क्या है, नीचे की ओर जाने वाले हैं। ठीक, तो यहां से ये उसने वैल्यू दी, वैक्यूम बता दी, यानी निगेटिव प्रेशर बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप कम है, यानी 20 किलो पास्कल। तो एब्सोल्यूट प्रेशर उस दौरान यदि होगा तो वो कितना होगा, यानी ये लेंथ चाहिए मुझे। ठीक, तब क्या होगा, आपकी ये टोटल कितनी 101.3 किलो पास्कल और ये कितनी है 20, तो आपको तो ये चाहिए ना, तब आपका ये क्या हो जाएगा 101.3 माइनस 20, क्लियर, यानी 81.3 किलो पास्कल। ठीक, तो इस तरीके से क्या आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, सिंपली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने वाला है। क्लियर, तो क्या होने वाला है कि जैसे ही आपका इंपेलर रोटेट करेगा तो वो क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट करता है। और वो क्या करता है, इसी वजह से हमारा लिक्विड संप से इंपेलर की ओर रन करता है। अब जरा चेक करते हैं, आपका प्रेशर मैंने कहा घटना शुरू करेगा। ठीक, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने वाला है। जैसे जैसे आप यहां से ऊपर आपका लिक्विड जाता जा रहा है, टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है लगभग, लेकिन यहां पे लगातार प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। चेक करिए, यदि मान लीजिए किसी कंडीशन पे यहां पे पहुंचने के बाद आपका प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेरिक हो जाए, ठीक, एक अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, कि आपने मान लिया कि यहां पे घटते घटते प्रेशर आपका 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंच जाए और वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और ये जो प्रेशर है, ये इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर होगा ये सैचुरेशन टेम्परेचर पे हो जाए। ये क्योंकि आपका प्रेशर क्या है, ये लगातार घट रहा है, और जब ये घटते घटते इस तरीके से पहुंच जाए कि ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहां पे तो सैचुरेशन नहीं है, इस अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेशन टेम्परेचर था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर घटता चला जा रहा है और प्रेशर घटने के बाद यदि आपका कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा प्रेशर बन जाए कि वो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग हो जाए उसी प्रेशर के, तो तुरंत क्या होगा, इंस्टेंटली आपका बॉइलिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और यहां पे क्या होने वाली है, तुरंत वाटर वेपर बन जाती है। क्या बन गई, यहां पे आपकी तुरंत वाटर वेपर बन गई। ठीक, ये कैसी साइड है, ये आपकी वैक्यूम साइड है या लो प्रेशर साइड है। कैसी है ये, लो प्रेशर साइड है। ठीक है, यहां पे आपके वाटर वेपर क्या बन गई, बबल्स बनने शुरू हो गए। अब जैसे ही आपका लिक्विड यहां पे इंपेलर के पास पहुंचेगा, इंपेलर क्या करेगा, हेड जनरेट करने का काम कर रहा है, यानी इधर से आपको हाई प्रेशर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर साइड पे थे और ये हाई प्रेशर साइड
क्रिएट होने वाली है इम्पेलर पे। जैसे ही आपका ये चीजें आपकी इम्पेलर के पास पहुंचेंगी, हाई प्रेशर में कन्वर्ट होंगी, तुरंत ये बबल क्या करना शुरू कर देंगे, बस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, कोलैप्स करना शुरू कर देंगे। यदि मान लीजिए कि यदि ये आपकी इम्पेलर ब्लेड्स हैं और इम्पेलर ब्लेड्स में ये बबल जाके बस्ट कर गया, ठीक है, मान लीजिए ये बबल आपका यहां पे बस्ट कर गया, तो तुरंत क्या होता है, यदि यह बस्ट कर गया तो तुरंत जो सराउंडिंग से लिक्विड होगा वो क्या होगा, इस बबल के लिए, यानी ये बबल यदि बस्ट हुआ तो ये इतना प्लेस क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो सराउंडिंग का लिक्विड है वो क्या होगा, तेजी से इसे भरने के लिए भागेगा। यानी सराउंडिंग वाटर तेजी से जब इसे भरने के लिए भागता है तो वो क्या करता है, इस तरीके से जहां पे भी ये बबल बस्ट होगा, आपकी मान लीजिए इंपेलर ब्लेड पे बस्ट हुआ, तो क्या होगा, तेजी से ये इस पूरी इंपेलर उस इंपेलर ब्लेड पे क्या करेगा, धड़ाम से टकराता है। पूरा वाटर आपकी उस इंपेलर ब्लेड पे धड़ाम से टकराएगा और वहां पे क्या करेगा, इस तरीके के खड्डे बना देगा। ठीक, इसी प्रोसेस को जो ये पिटिंग हो रही है, जो ये खड्डे बन रहे हैं, जो मटेरियल रिमूव होता है ड्यू टू क्या होता है, हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। और किस लिए आया है ये, क्योंकि आपके जो वाटर बबल है वो क्या हो, कोलैप्स हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर देगा, खड्डे हो गए। तो यदि ये कंडीशन बार बार होती रही तो क्या होगा, यहाँ पे पिटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके इंपेलर की वेन्स क्या कर देगा, वो खराब कर देगा। वहीं साथ में यदि मान लीजिए यहाँ पे यदि बस्ट किया आपकी केसिंग के पास, तो केसिंग में भी पिटिंग कर सकता है। तो जहां पे भी ये बबल बस्ट होंगे वहां पे क्या होगा, वहीं पे कैविटेशन इफेक्ट जनरेट होता है। इसी इफेक्ट को, जो ये पिटिंग क्या हुआ है, ड्यू टू क्या, सडन कोलैप्सिंग, ड्यू टू सडन कोलैप्सिंग ऑफ water bubbles, due to sudden collapsing of water bubbles, there is pitting action on surfaces, तो ये जो पिटिंग एक्शन हुआ है सरफेसेस पे, इसी को आप उसी को नाम देते हैं कि आपका क्या हो रहा है, कैविटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कैविटेशन हो रहा है, यानी आपकी सरफेसेस क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक, तो इसी कैविटेशन, और एक चीज, ये यदि कैविटेशन अकर करेगा तो क्या होने वाला है, आपका लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी ये साइड जो यहाँ, क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट किया था, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये कैसा था, ये लिक्विड हाई प्रेशर पे था, यहाँ पे वैक्यूम था, इसीलिए तो ये यहाँ तेजी से भागेगा। तो जब लिक्विड बैक फ्लो करता है तो यानी वहां पे क्या होंगे, सॉक्स प्रोड्यूस होंगे, ईडी प्रोड्यूस होंगे। ठीक, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपका फ्लो ही सेपरेट कर जाता है, ठीक, कैविटेशन की वजह से। क्लियर, तो ये सारी घटनाएं कैविटेशन की वजह से हो सकती हैं। तो यदि फ्लो सेपरेट कर रहा है, यानी मुझे कैविटेशन को रोकना ही है, तो यदि कैविटेशन को रोकना है तो मेरे लिए एक क्या है, सक्शन लिफ्ट की लिमिटेशन है। क्या है, सक्शन लिफ्ट कितनी रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जरा यदि मैं बात करूं, इस पॉइंट को डाटम पे 0 मान लेता हूं और इंपेलर पे जब लिक्विड इंटर कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नंबर 1 नाम दे देता हूं। क्लियर, तो इस सेक्शन पे मैंने डाटम पे क्या दे दिया, 0 पॉइंट नाम दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया है। अब इन दोनों सेक्शन पे मैं क्या करने जा रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है। P नॉट अपॉन रो जी प्लस V नॉट स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z नॉट इक्वल टू P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। ये हो गए। ठीक है, ये P नॉट यहाँ पे प्रेशर कितना है इस लेवल पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P नॉट तो सिंपली क्या है, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर, वेलोसिटी, संप पे वेलोसिटी क्या है, 0। संप पे क्या कोई किसी तरीके की वेलोसिटी है क्या वाटर की, नहीं, 0। डाटम मैंने यहीं पे सेट कर रखा है 0 पे ही, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0। P1 कौन सा प्रेशर है, तो P1 प्रेशर है आपका जो यहाँ पे सक्शन प्रेशर जनरेट हुआ है। मैंने मान लिया कि वो PS है और ये क्या है, PS सक्शन प्रेशर हेड है। क्या है, सक्शन प्रेशर हेड है। क्लियर,
और v1 कौन सी वेलोसिटी है, जो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी vs होगी, यानी सक्शन पाइप में वेलोसिटी होगी, वो होगी vs²/2g। ठीक है। और z1 क्या है, hs। ठीक है। और साथ में कुछ ना कुछ हेड लॉस हुआ होगा hfs यहां पे हमारी इस पाइप में वेलोसिटी की वजह से, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, यानी hfs। ठीक, क्लियर। तो यहां पे जो ये ps आया, ये ps/ρg निकालिए, तो ps/ρg क्या बन जाएगा, सिंपली pa/ρg माइनस vs²/2g प्लस hs प्लस hfs। इधर आ जाएंगे। जरा ये ध्यान रखना है कि ये कैसी है, एब्सोल्यूट स्केल में हम लोग बात कर रहे हैं, किसमें, एब्सोल्यूट यूनिट होनी चाहिए। ये प्रेशर की कौन सी है, एब्सोल्यूट यूनिट। क्लियर, पीएस ये पक्का पता है, पीएस क्या है, वैक्यूम प्रेशर ही तो है। ये 1 पे प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट यूनिट पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब मुझे पता है कि यदि मुझे कैविटेशन रोकना है तो ये ps/ρg हर हाल में बड़ा होना चाहिए pv/ρg के। यदि मुझे कैविटेशन रोकना है तो किसी भी कंडीशन में मेरा ये सक्शन प्रेशर उस करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के, जो हमारे जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो उस करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के वैक्यूम प्रेशर तक नहीं पहुंचना चाहिए या वेपर प्रेशर तक नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज कैविटेशन अगर कर जाएगा। तो पीएस की वैल्यू हमेशा इससे तो बड़ी रखनी है। क्लियर, पीएस की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रखनी है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पे यदि मैं लिमिटिंग कंडीशन लगा दूं तो ये जो पीवी पीएस को यदि इन केस लिमिटिंग कंडीशन कर ले तो ये पीएस बराबर कर सकते हैं, लेकिन बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पीएस को पीवी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो पीवी ये वेपर प्रेशर हेड वर्क। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में ये हो सकता है। ठीक, और ये हो जाएगा आपका pa/ρg माइनस vs²/2g और प्लस hs प्लस hfs। क्लियर, ठीक है। यहां से जरा सॉल्व करते हैं, तो यहां से hs की वैल्यू आप निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालिए, hs की। तो hs की यदि वैल्यू निकालेंगे तो hs यानी इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी pa/ρg माइनस pv/ρg। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर हेड घटाइए। ठीक, साथ में आपका माइनस के vs²/2g माइनस hfs कर दीजिए। तो ये जो आपकी hs की वैल्यू आई है, ये आपकी क्या है, लिमिटिंग कंडीशन पे वैल्यू है। यानी hss आपको इससे ज्यादा तो आपको रख ही नहीं सकते। आपकी इक्वेशन 1 से जो आपका hs मिलेगा, ये क्या है, लिमिटिंग कंडीशन पे वैल्यू है, यानी इतनी वैल्यू भी आपको hs की नहीं रख सकते। यानी आपकी सक्शन लिफ्ट hs इस इक्वेशन से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, बराबर भी, इवन बराबर भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमने तो लिमिटिंग कंडीशन मान ली है, लेकिन कभी भी ये सक्शन प्रेशर हेड आपके वेपर प्रेशर पे यदि कन्वर्ट भी हो गया, यदि इसके बराबर भी हो जाएगा, तब भी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इससे तो हमें बड़ी रखनी है। तो hss किसी भी कंडीशन में ये hs इक्वेशन फर्स्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैविटेशन अकर करेगा और आपकी इफिशियंसी, हेड लॉस, ये सारी चीजें, पिटिंग, ये सारी चीजें अगर करा देगा। ठीक, तो हमारी जो लिमिटेशन है, सक्शन लिफ्ट की लिमिटेशन किस पे डिपेंड करती है, आपकी कैविटेशन इफेक्ट पे। किस पे डिपेंड करती है, आपके कैविटेशन इफेक्ट पे, यानी आपके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती है कि उस करेस्पॉन्डिंग जिस पे आप काम कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर क्या है। ठीक, इसी वजह से जब कभी भी आप हॉट लिक्विड यदि आप ले रहे होते हैं, जिनका यदि आपको हॉट लिक्विड आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप से यदि आपको ट्रेवल कराना है, मान लीजिए, तो आपका जो हॉट लिक्विड होगा उसका मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आते ही उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाने वाली है। ठीक, ऐसे केस में तो ठीक ये क्लियर, या मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा लिमिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, समझना आसान हो जाए। तो यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, ठीक,
तो ऐसे केसेस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके की जब टेम्परेचर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे तो आप कह देंगे, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते ही लिक्विड बॉयल होने लगेगा। तो ऐसे केस में तो आपको HSS निगेटिव भी रखना पड़ता है। HS आपका क्या, सक्शन लिफ्ट आपकी निगेटिव रखनी पड़ती है, यानी आपका जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो आपका संप लेवल से नीचे भी आपको सेट करना पड़ सकता है। ठीक, HS आपको क्या रखना पड़ता है, निगेटिव भी रखना पड़ सकता है यदि आपका टेम्प कैसा है, लिक्विड कैसा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है, या 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे जैसे ही थोड़ा सा भी वैक्यूम क्रिएट होगा तुरंत बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सेंट्रीफ्यूगल पंप हॉट लिक्विड्स को हैंडल कर रहा होता है उस समय बड़ी दिक्कत होती है। तो उस समय आपका HS है वो या तो 0 रखते हैं हम लोग ऐसी कंडीशंस में, बिल्कुल आपका या तो क्या कर दिया जाता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप बिल्कुल संप की सरफेस पे रखा जाता है, या कई बार आपको संप के नीचे भी आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप रखना होता है। क्लियर, ठीक है। तो हॉट लिक्विड्स के कंडीशन में इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप अपने जो HS है वो 0 भी रख सकते हैं, यानी सक्शन लिफ्ट को 0 भी करना पड़ सकता है या निगेटिव भी करना पड़ जाता है। क्लियर, तो ये वो इक्वेशन है जो आपको बताती है कि आपकी मिनिमम सक्शन लिफ्ट कितनी हो सकती है, आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से आप क्या आपको पता चल रहा होगा कि आपकी यदि ये HS से आप ज्यादा वैल्यू रख देते हैं, उसी कंडीशन में आपका पंप क्या करता है, आपका फ्लो सेपरेशन भी अगर करता है, आपकी बेंच में भी इफेक्ट डाल सकता है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो आपने सक्शन लिफ्ट पे तो लिमिटेशन देख ली। अब हमें बात करनी है, एक टर्म और दिया जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। क्या दिया जाता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक, ये क्या है जरा, तो इसमें जरा देखिए, कंसेप्ट कैविटेशन को रोकने के लिए ही होता है। ये भी NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किस लिए दिया जाता है, ये भी आपके कैविटेशन को रोकने के लिए ही दिया जाने वाला एक टर्म है। क्या है, अब बात करते हैं NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की बात करते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक, अब जरा देखिए, हमने क्या कहा कि जो निश्चित तौर पे हमेरा ये जो PS होना चाहिए यानी सक्शन प्रेशर हेड होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए PV से, यानी वेपर प्रेशर पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ये BS भी होती है ना, साथ में ये कुछ ना कुछ क्या होती है, BS भी होती है, यानी ये निश्चित तौर पे ये और हटाना पड़ेगा हमें। क्लियर, ठीक, तो ये जो सक्शन प्रेशर हेड है, हमने लिमिटिंग स्पीड में BS की बात नहीं, ठीक, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रेशर हेड होता है हमारे पास। ठीक, उस यानी हमारे जो ये सक्शन प्रेशर हेड है ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रेशर हेड में भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमारा जो सक्शन प्रेशर हेड है वो वेपर प्रेशर से और इन दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका कैविटेशन अकर नहीं करेगा। जरा इस चीज को मैंने कहा कि ये इधर ले आते हैं। ठीक, जरा इसको यहां लाए तो -PV/ρg प्लस BS²/2g इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, ये जो टर्म आया है ये ध्यान रखना है, ये सब कैसे हैं, एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहे हैं। कौन से, एब्सोल्यूट यूनिट्स की, यानी आपका जो प्रेशर है वो एब्सोल्यूट पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक टर्म है यानी सक्शन प्रेशर हेड एब्सोल्यूट यूनिट्स में, यदि उससे आप वेपर प्रेशर हेड घटा दे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से और VS²/2g घटा दे, तो आपको क्या होने वाला है, निश्चित तौर पे ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है, आपकी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहलाती है। क्या कहलाती है वैल्यू, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहलाती है। क्लियर, ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है कि ये PS/ρg माइनस P, उसमें से घटा दीजिए आप PV/ρg, और उसमें से यदि ये प्लस कर दिया जाए BS²/2g, तो ये जो वैल्यू है यदि मैं इसे इक्वल टू कर दूं
तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारी कहलाती है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिफाइन ही किया जाता है इन तीन टर्म्स को, कि आप सक्शन प्रेशर हेड एब्सोल्यूट यूनिट में लीजिए, उसमें से वेपर प्रेशर हेड उस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर से घटा करके और प्लस में Vs²/2g कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो बना ये क्या बन जाता है, नेट पॉजिटिव सक्शन है। यहां से Ps की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हैं, उसको रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, Pa/ρg माइनस ये Pv/ρg आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस V²/2g है, ये प्लस का V²/2g है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपका HS प्लस HFS। ठीक, तो ये NPSH बन जाता है। तो ये है आपका NPSH, यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसको हम लोग टोटल सक्शन हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल सक्शन हेड। यानी ये जो आपका NPSH आया है ये आपका टोटल सक्शन हेड भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये टोटल सक्शन हेड। टोटल सक्शन हेड टू अवॉइड कैविटेशन, यानी आपका हेड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका टोटल सक्शन हेड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैविटेशन क्या होने वाला है, अकर कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या बता, एक लिमिटिंग वैल्यू आपको देता है। ठीक है, ये NPSH जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारा NPSH अवेलेबल NPSH कहलाता है, यानी ये अवेलेबल हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। और एक टर्म आता है रिक्वायर्ड NPSH। रिक्वायर्ड NPSH ये टर्म आपको एक्सपेरिमेंटली देते हैं। कैसे दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली गिवन करते हैं, आपके मैन्युफैक्चर गेन करते हैं। कैसे गेन करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट की जो कंडीशन थी, जो आपने अभी निकाली HS, आपने HS जो मैक्सिमम कंडीशन आपकी सक्शन लिफ्ट थी, क्या थी, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट थी आपकी HS, यानी Pa-PV/ρg में आपने जो ये घटा के गेन किया था Vs²/2g माइनस HFS। क्या यही थी, ठीक है, यही थी हमारी जो ये मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट थी। ठीक, इसको गेन कर लेते हैं। वो कैसे गेन कर सकते हैं आप लोग जरा देखिए। सबसे पहले जहां पे आपका ये इनलेट कर रहा है, जहां पे ये इनलेट कर रहा है वहां पे आप टेम्परेचर रीडिंग ले लेते हैं। क्या करते हैं, आप TI गेन कर लेते हैं। जहां पे इनलेट कर रहा है वहां पे आप क्या करते हैं, थर्मामीटर से या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप क्या करते हैं, वहां पे इंपेलर पे जहां पे इनलेट कर रहा है आप टेम्परेचर की वैल्यू गेन करते हैं। इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आप स्टीम टेबल पे जाते हैं और एक प्रेशर गेन कर लेते हैं। इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आपने इनलेट पे गेन किया उसके करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर गेन करते हैं स्टीम टेबल से, वो आपका वेपर प्रेशर हो जाता है। वो आपका वेपर प्रेशर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है। आप यहां से एक ऑरिफिस मीटर या पिटआउट ट्यूब लगा करके आप यहाँ पे वेलोसिटी भी गेन कर सकते हैं कि आपकी सक्शन पाइप में क्या वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 4FLV²/2dg से क्या कर सकते हैं, आप HFS भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक वैल्यू गेन कर सकते हैं जो आपकी क्या होती है, सक्शन लिफ्ट देती है। तो आप गेन करते हैं कि आप जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड है, उस हिसाब से आपकी मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट क्या हो सकती है। ठीक, तो क्या करता है आपका मैन्युफैक्चर, उस मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे उस सक्शन लिफ्ट को घटाता चला जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सक्शन लिफ्ट को घटाएगा, यदि सक्शन लिफ्ट घटेगी तो यदि आपका HS क्या हो रहा है, सक्शन लिफ्ट घट रही है, तो निश्चित तौर पे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, यदि आपका सक्शन लिफ्ट घट रही है, यदि आप इसकी HS की वैल्यू गिराते जाएंगे तो आपका डिस्चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा, ये आपका अवेलेबल NPSH उल्टा काम करेगा, ये डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो क्या करता है मैन्युफैक्चरर, आपकी इस HS को घटाता चला जाता है और आपका डिस्चार्ज बढ़ता चला जाता है।
लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप एचएस घटा रहे हैं, आप सक्शन लिफ्ट को घटा रहे होते हैं, लेकिन आपका डिस्चार्ज डज नॉट इंक्रीज, ठीक। जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, आपने एचएस को घटाना शुरू किया, आपका क्या डिस्चार्ज बढ़ना शुरू किया, आपका अवेलेबल एनपीएसएच घटता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप एचएस को तो घटा रहे होंगे लेकिन आपका डिस्चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, और जैसे ही ये कंडीशन अकर की तो वो होती है आपकी रिक्वायर्ड एनपीएसएचएस की कंडीशन। क्या होती है? रिक्वायर्ड एनपीएसएचएस की कंडीशन। यानी यदि एचएस घटने पर भी आपका डिस्चार्ज नहीं बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे ये जो एचएस की वैल्यू है, जो मिनिमम एचएस है, एचएसएस मिनिमम, ये कैसा एचएस मिनिमम, जिसमें क्या हो रहा है, आपका डिस्चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी निश्चित तौर पे वहां पे आपकी इफिशियंसी तेजी से गिरेगी, यानी आपका कैविटेशन स्टार्ट हो चुका होगा। यानी वो क्या करते हैं, इस तरीके से इस एचएस मिनिमम की हेल्प से वो एक रिक्वायर्ड एनपीएसएच हमें गिवन कर देते हैं। यानी यहाँ पे वो एक मिनिमम एचएस डाल देते हैं, उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपका वेपर प्रेशर मिल जाता है उन्हें, तो यहां से एक वैल्यू गेन करते हैं और वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनपीएसएच की वैल्यू बताते हैं। और हम लोग जहां पे काम कर रहे होते हैं वहां पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अवेलेबल एनपीएसएच, ठीक। और यदि आपको कैविटेशन नहीं चाहिए, यदि आप कैविटेशन नहीं चाहते हैं कि आपका कैविटेशन अकर करे, तो निश्चित तौर पे जो आपका अवेलेबल एनपीएसएच है, यानी आप जो ये वैल्यू गेन करेंगे अवेलेबल एनपीएसएच जो आप उस पर्टिकुलर कंडीशन में गेन करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर के रिक्वायर्ड एनपीएसएच से कैसी होनी चाहिए, वैल्यू बड़ी होगी तो कभी भी आपका कैविटेशन अकर नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या है, एक एनपीएसएच आपने टोटल सक्शन हेड एक तरीके से डिफाइन किया है, तो आप टोटल सक्शन हेड गेन कर लेते हैं अपनी वर्किंग कंडीशन पे। उसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, कि आप क्या करिए, आप इनलेट पे एक टेम्परेचर गेन किए, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे एक टेम्परेचर गेन कर लीजिए, उस टेम्परेचर पे बात कर, जैसे ही आप टेम्परेचर मिलेगा तो उस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग आपको वेपर प्रेशर स्टीम टेबल से मिल जाएगा। फिर इस ठीक, और ये एचएस आपको पता होगा, सक्शन लिफ्ट आप कहाँ पे किस हाइट पे लगाना चाहते हैं वो पता होगा, हेड लॉस आपको पता होंगे अप्रॉक्सीमेट कितने होंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होगा। तो ये आपकी गिवन कंडीशंस पे आपको अवेलेबल एनपीएसएच दे देगा। आप क्या करेंगे, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं आप क्या करिए, सबसे पहले इनलेट पे टेम्परेचर गेन करिए, आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा। सक्शन लिफ्ट आपको पता होगी कहां पे आप टेम्परेचर इंस्टॉल करना, आपका पंप कहां पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। एचएफएस ठीक है, एक कुछ वेलोसिटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा आपको। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, यानी आप अवेलेबल एनपीएसएच कैलकुलेट कर लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग से उसने जो रिक्वायर्ड एनपीएसएच दे रखा है, जो एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से उसने एचएस को घटाते हुए कैलकुलेट किया है, वहां से गेन कर, वहां से एक वैल्यू मिलेगी। इन दोनों की वैल्यू में कंपेयर कर देंगे। यदि आपका अवेलेबल एनपीएसएच रिक्वायर्ड एनपीएसएच से ज्यादा है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड या टोटल सक्शन हेड से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे आपके पंप में कैविटेशन नहीं होगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं कैविटेशन। किसकी बात करते हैं? कैविटेशन की। तो कैविटेशन में क्लियरली समझ में आ गया है हमें कैविटेशन क्या है, कि यदि मेरा जो प्रेशर है, कहीं पे सक्शन प्रेशर हेड है, ठीक, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वेपर प्रेशर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि जो क्या होने वाला है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, और प्रेशर यदि रिड्यूस करता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक, तो निश्चित तौर पे मेरा किसी भी इनलेट पे कहीं पे भी कैविटेशन कहां पे अगर कर सकता है, जहां पे प्रेशर आपका रिड्यूस करते करते आपके वेपर प्रेशर पे कन्वर्ट हो। क्योंकि टेम्परेचर तो आपका अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपका कैसा है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। ठीक, एम्बिएंट टेम्परेचर तो लगभग कैसा, सेम। ठीक, लेकिन क्या होता है कि कहां पे होने वाला है, तो उसके लिए जरा चेक करते हैं कि आपका ऐसी ही कंडीशन पे आकर करेगा, कैविटेशन सिर्फ ऐसी कंडीशन पे आकर करेगा जहां पे आपका प्रेशर घटते हुए सक्शन प्रेशर कहां पे, वेपर प्रेशर पे पहुंच जाए। यानी हम लोगों ने ये पीवी बराबर आरटी से भी देख सकते थे, हम लोगों ने देखा
कि क्या होने वाला है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगे यदि किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा जाए। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो आर तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, यानी आपका प्रेशर यदि घटेगा ठीक तभी आपका टेम्परेचर भी घटेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन अगर करता है। ठीक, अब जरा चेक करते हैं कि कहां कहां पे किस किस, मैं सारी डिवाइसेस की बात करता हूं। जैसे यदि मान लीजिए पेल्टन व्हील, ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन, फिर आप बात करिए रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और यहां पे बात करिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्या क्या कॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कहां कहां पे आपका कैविटेशन अगर करता है यहां पे बात करते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि पेल्टन व्हील पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? पेल्टन व्हील पे। तो पेल्टन व्हील पूरी तरीके से यहां पे जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पेल्टन व्हील, फंक्शन ऑफ पेल्टन व्हील is completely on atmospheric pressure। पेल्टन व्हील में कहीं पे भी आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता ही नहीं है। पूरा का पूरा पेल्टन व्हील का ऑपरेशन किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, इसीलिए यहां पे नो चांसेस ऑफ कैविटेशन। पेल्टन व्हील में किसी भी तरीके के कैविटेशन के चांसेस नहीं होते, नो चांसेस ऑफ कैविटेशन। ठीक, अब रिएक्शन टरबाइन में चेक करते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन में मुझे पता है कि ग्रेजुअली चेंज अगर करता है, ग्रेजुअली प्रेशर एनर्जी चेंज हो रही होती है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, ड्यूरिंग फंक्शन। यानी यहां पे प्रेशर लगातार क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता जाता है और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जाती है, तभी आप ड्राफ्ट ट्यूब को यूज भी करते हैं। क्लियर? तो यहां पे आपका चांसेस है कहां पे? एट दी टरबाइन आउटलेट, एट दी टरबाइन आउटलेट। तो कहां पे चांस है आपका कैविटेशन अकर होने का? कैविटेशन अकर कर सकता है तो आपकी टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे, क्योंकि आपका प्रेशर लगातार घटते हुए वेपर प्रेशर की ओर कहां पे पहुंच सकता है? आपके टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे ये अकर कर सकता है। ठीक, और यहां पे टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे जो प्रेशर, जो वेपर प्रेशर तक पहुंचने का जो कारण है वो क्या है? ग्रेजुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आपकी डिग्री ऑफ रिएक्शन है। कॉज क्या है? कॉज है आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन, कि कितना पोर्शन आपका यहां पे कन्वर्ट होने वाला है, वही आपके कैविटेशन का कॉज बनता है। ठीक है, वही रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है? मैंने बात की थी कि ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन का जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, जरा चेक करिए ये कैसे होते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, ए साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। डिस्प्ले, ये सब एंगल डिपेंडेंट है, और यदि एंगल डिपेंडेंट है और क्रैंक रोटेट कर रही है किसी एंगल पे, तो थीटा की वैल्यू आपकी वेरी करती है 0 से 360। तो 0 से 360 यानी आपकी ये जो वैल्यू है ये प्लस x से माइनस x तक वेरी करती चली जाती है। और यदि ये वेरी कर रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से प्लस से माइनस हो रही होगी, एक्सीलरेशन भी आपका प्लस से माइनस। यानी यदि एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन हो रहा है तो निश्चित तौर पे एक तरीके का क्या करता है? चेंज इन एक्सीलरेशन, मास इनटू चेंज इन एक्सीलरेशन क्या दे देगा? आपको एक फोर्स क्रिएट करके दे देगा। यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, यदि एक्सीलरेशन भी गेन हो रहा है इस चेंज होने की वजह से, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या दे देगा? आपको एक फोर्स दे देता है। ठीक, ये फोर्स आपका ट्रांसफर हो रहा होता है किसमें? आपके फ्लूइड में भी। ठीक, और जब ये फ्लूइड में भी ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा? आपका फ्लूइड भी इसी तरीके से, उसका भी क्या होगा? एक्सीलरेशन घट बढ़ रहा होगा। और यदि फ्लूइड में यदि इस तरीके से फोर्स जनरेट हो रहा है तो फ्लूइड में
निश्चित तौर पर प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्या प्रेशर जनरेट हो जाता है, ये आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे जो बेसिक हमारा जो एचएस इस तरीके से इंडिकेटर डायग्राम बना था, वो कैसे चेंज हो गया था, वो चेंज हो गया था कुछ इस तरीके से कि वहां पे जैसे ही ये इंडिकेटर डायग्राम बनाया था तो एक्सीलरेशन इफेक्ट की वजह से आपका इंडिकेटर डायग्राम इस तरीके से चेंज हो गया था। ठीक, कुछ ऐसा बन गया था। कुछ ऐसा बन गया था। ये एक्सीलरेशन इफेक्ट आपका क्या कर रहा है, जरा चेक करिए। ये आपका एक्सीलरेशन इफेक्ट इस जीरो एंगल पे यानी सक्शन पे क्या कर रहा है, प्रेशर को घटाने का काम कर रहा है। एचएस के अलावा ये तो सक्शन हेड तो आपके पास होगा ही रेसिप्रोकेटिंग पंप में, लेकिन ये ड्यू टू एक्सीलरेशन ये प्रेशर और ज्यादा, वैक्यूम प्रेशर और ज्यादा क्या होता है, घट जाता है। तो कैविटेशन का यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में कारण क्या होता है, एक्सीलरेशन हेड, जो आपका पिस्टन की वजह से फ्लूइड में ट्रांसफर होने वाला एक्सीलरेशन हेड था, वो क्या करता है, वो आपके वैक्यूम प्रेशर की ओर ले जाता है और कैविटेशन आकर कराता है। ठीक, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये जो एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन और वेरिएबल ये आपकी वेरिएबल स्पीड है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके कैविटेशन के लिए। यहां पे डिग्री ऑफ रिएक्शन की ग्रेजुअली जो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन डिपेंड करता है आपके सक्शन प्रेशर पे। किस पे, सक्शन प्रेशर पे। और ये सक्शन प्रेशर ज्यादा डिपेंड करता है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर पे। आप किस तरीके का लिक्विड आप वो कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके का लिक्विड सप्लाई कर रहे हैं। और ये कहां पे अगर करता है, एट इनलेट। तो पंप में यदि बात करें तो एट इनलेट, यहां पे भी कहां पे, एट इनलेट, यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी एट इनलेट और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी एट इनलेट पे ही आपकी क्या होते हैं, कैविटेशन अगर करते हैं। यहां पे कारण है आपका टी एम्बिएंट, यानी आप जिस लिक्विड को, ठीक है, जिस लिक्विड को आप सप्लाई करने वाले हैं उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी किसमें, कैविटेशन में। यहां पे आपका पिस्टन की वेलोसिटी और पिस्टन का जो एक्सीलरेशन है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहां पे डिग्री ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो अपल्टन व्हील में तो कैविटेशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे का पूरा किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। क्लियर, तो क्लियर है कि कहां पे किस तरीके से कैविटेशन काम करता है। पेल्टन व्हील में कैसा है कैविटेशन, पूरी तरीके से चांसेस जीरो। रिएक्शन टरबाइन में कहां पे होगा, आउटलेट सेक्शन पे होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर घटते घटते आउटर सेक्शन पे आपके वेपर प्रेशर के पास पहुंच सकता है। वहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप में बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में इनलेट पे आकर करा सकता है, क्योंकि ये इनलेट पे क्या होता है, ये प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेशर है, तो ये प्रेशर और वैक्यूम की ओर गया है। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम को देखिए, क्लियर, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो ये एक्सीलरेशन क्या करता है, और ज्यादा आपके वैक्यूम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपका ये एक्सीलरेशन, पिस्टन का एक्सीलरेशन जो फ्लूइड को ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से कैविटेशन अगर करता है। कहां पे अगर करेगा, ये भी इनलेट पे अगर करेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहां पे अगर करता है, यहां पे भी इनलेट में अगर करता है, लेकिन यहां पे स्पीड का कोई, यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है स्पीड है। यहां पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, स्पीड है। आपका पिस्टन जितनी तेज चलेगा उस हिसाब से काम कर सकता है। ठीक, तो मेनली कैविटेशन इफेक्ट के लिए यहां आपकी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे आपकी डिग्री ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पे स्पीड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पे स्पीड किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पे रिस्पॉन्सिबल है आपकी एम्बिएंट कंडीशन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में, स्पीड पे नहीं। स्पीड जितनी तेज करना चाहे आप मनमाफिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैविटेशन अगर नहीं करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। लेकिन यहां पे स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होने वाली है उतना ज्यादा ही ये क्या होगा, एक्सीलरेशन जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है रेसिप्रोकेटिंग पंप में।
उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं, क्या होते हैं, कैविटेशन के। इसलिए यहाँ पे स्पीड की लिमिटेशन हो जाती है कि आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं चला सकते, कैविटेशन अगर कर जाएगा। जबकि यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके एम्बिएंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो कैविटेशंस के बारे में देख लिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।